अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम विटामिन्स कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पहले पढ़ा था विटामिन्स की डेफिनेशन। सो वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विटामिन्स एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो विटामिन टर्म दी थी दैट वाज गिवन बाय सेजमेर फंक। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी विटामिन्स की, जिसमें हमने पहले पढ़ा था फैट सॉल्युबल विटामिन्स और उसके बाद पढ़ा था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो एग्जांपल मैंने आपको इसकी बताई थी KEDA। तो ये चारों क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और इसमें मैंने आपको बताया था B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमने विटामिन A डिटेल में डिस्कस किया था और उसकी डिफिशिएंसी डिसीज़ को भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विटामिन A जो है उसके मेन सोर्सेज क्या क्या है, कैरेट और कॉड लिवर ऑयल। तो उसके बाद हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स शुरू किया था, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि विटामिन B1 क्या होता है, उसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम मैंने आपको बताया था कि उसका केमिकल नेम क्या है, थायामीन है। तो उसके बाद हमने उसकी डिफिशिएंसी डिसीज़ भी पढ़ी थी और आगे हम आए थे फिर विटामिन B2 पर। विटामिन B2 भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। राइबोफ्लेविन है उसका केमिकल नेम और उससे रिलेटेड डिफिशिएंसी डिजीज़ भी हमने पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विटामिन B3 से। तो चलिए शुरू करते हैं हम विटामिन B3 से और देखते हैं कि विटामिन B3 में हमें क्या क्या याद रखना है। तो पहले जो आपको इसमें पॉइंट याद रखना है दैट इज़ केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है विटामिन B3 का, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसका केमिकल नेम है नियासिन और निकोटिनिक एसिड। सो नियासिन और निकोटिनिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आप देख लो कि इसका रोल क्या है बॉडी में। विटामिन B3 इज एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ योर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन। ये तीन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, ये तीन ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में, उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उनमें पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, दूसरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम और तीसरा है स्किन। इन तीन सिस्टम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कौन? विटामिन B3। इनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सोर्सेज, आइए सोर्सेज अब देख लेते हैं। रेड मीट, पोल्ट्री, फिश, ब्राउन राइस, नट्स, सीड्स, लिग्यूम्स एंड बनानाज। ये सारे किसके सोर्सेज है? ये सारे विटामिन B3 के सोर्सेज हैं। मैंने आपको अभी बताया कि विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन और निकोटिनिक एसिड। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, आप सबको याद रखना है। यहाँ पर एक टर्म आई है सोर्सेज में, लिग्यूम्स। क्या होते हैं लिग्यूम्स? चलिए जान लेते हैं थोड़ा लिग्यूम्स के बारे में। लिग्यूम्स एक्चुअली ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में, क्या? जिनके रूट नोड्यूल्स में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर आप एग्जाम्पल देख लोगे, एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोजन फिक्स, कौन सी नाइट्रोजन फिक्सिस बैक्टीरिया इनमें होती है? तो उसका नाम है राइजोबियम। क्या है उसका नाम? राइजोबियम। इनके रूट नोड्यूल्स में होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम लिग्यूम्स। क्या बोलते हैं? लिग्यूम्स बोलते हैं हम ऐसे प्लांट्स को। इनमें मेनली आता है पल्सेस। जो भी आपकी दालें वगैरह होती हैं वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? लिग्यूम्स में। जैसे तुर है, अरहर है, आपने जियोग्राफी में ये सब पढ़ा होगा। तो इन सब को हम बोलते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स और लिग्यूम्स। सो ये लिग्यूम्स भी किस में रिच होते हैं? विटामिन B3 में। ये आपको याद रखना है। लिग्यूम्स के बारे में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बोल सकते हैं कि इनमें कौन सा, इनके रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो आपको याद रखना है राइजोबियम होता है। कौन होता है? राइजोबियम। चलिए आगे देख लेते हैं कि
कौन कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है हमारी बॉडी में अगर विटामिन B3 एडुकेट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल ना हो। तो फर्स्ट जो है वाइट हेयर, पहला जो डिफिशिएंसी डिजीज इससे होगा वो वाइट हेयर है, मतलब बाल सफ़ेद हो जाएंगे। सो वाइट हेयर इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ ओल्ड एज ऑलवेज, इट कैन बी एज अ रिजल्ट ऑफ विटामिन B3 डिफिशिएंसी। विटामिन B3 की डिफिशिएंसी से भी क्या हो सकता है, वाइट हेयर। तो इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा इसका दूसरा जो मतलब दूसरी डिफिशिएंसी डिजीज़ हैं हो सकती है विटामिन B3 की वजह से। तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, इन्फ्लेमेड स्किन, डायरिया, डिमेंशिया एंड सोर्स इन माउथ। तो इसको हम बोलते हैं पेलेग्रा। सो पेलेग्रा इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 की डिफिशिएंसी से जो दूसरी डिफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है दैट इज़ पेलेग्रा। उसके बाद जो तीसरी है डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस किसको हम बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। सिंपली हम बोलते हैं इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन इज नोन एज डर्माटाइटिस। आप अपने नोट्स में इसको मेंशन करना कि डर्माटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा ऊपर, पेलेग्रा बेबी, पेलेग्रा जो है उसमें भी मैंने एक पॉइंट लिखा है इन्फ्लेमेड स्किन, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। तो अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन सिर्फ होगा तो उसको बोलेंगे डर्माटाइटिस, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन के साथ साथ ये सिम्टम्स भी होंगे, डायरिया, डिमेंशिया एंड सोर्स इन माउथ, तब उसको बोलते हैं पेलेग्रा। सो पेलेग्रा मोर कॉम्प्लेक्स है डर्माटाइटिस से बहुत कॉम्प्लेक्स है पेलेग्रा, लेकिन डर्माटाइटिस एक सिम्टम भी है पेलेग्रा का। तो ये आपको डिस्टिंग्विश करना है कि पेलेग्रा और डर्माटाइटिस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक टर्म आई है डिमेंशिया। चलिए इस डिमेंशिया को भी यहाँ पर देख लेते हैं कि डिमेंशिया का मतलब क्या है। यहाँ पर आइए, डिमेंशिया का मतलब होता है इम्पेयरमेंट ऑफ एट लीस्ट 2 ब्रेन फंक्शंस। अगर आपकी ब्रेन की 2 मेन फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाए तो उसको बोलते हैं डिमेंशिया। मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा है, सच एज मेमोरी लॉस एंड जजमेंट। अगर फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन की 2 फंक्शंस इम्पेयर हो जाएंगी, एक है मेमोरी लॉस और दूसरा क्या है, जजमेंट, आप जज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो उसको हम बोलते हैं डिमेंशिया। तो डिमेंशिया भी किसका सिम्टम है, पेलेग्रा का। ठीक है, आपको याद रखना है। एक टर्म चलती है आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं डिजिटल डिमेंशिया। क्या उसको बोलते हैं, डिजिटल डिमेंशिया। डिजिटल डिमेंशिया का मतलब होता है ऐसा डिमेंशिया जो हो सकता है किसकी वजह से, बाय एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। अगर आप डिजिटल डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल, बाकी चीज़ें यूज़ करोगे ज़्यादा तो उससे जो डिमेंशिया होता है दैट इज़ नोन एज डिजिटल डिमेंशिया। तो न्यूज़ में रहती है ये टर्म ज़्यादातर आज के मतलब बच्चों को रिलेटेड जो PUBG खेलते हैं, बाकी चीज़ें खेलते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि डिजिटल डिमेंशिया होता क्या है। तो इसके बाद चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है नियासिन इज ऑल्सो यूज्ड फार्मास्यूटिकली टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी। अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गई है तो उसको मतलब लोअर डाउन करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम नियासिन को एज मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है नियासिन इज यूज्ड फार्मास्यूटिकली और थेराप्यूटिकली और मेडिसिनली टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्या होता है कोलेस्ट्रॉल से, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, इसकी वजह से क्या होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो ये जम जाता है कहाँ पर, आपकी ब्लड वेसल्स में। आपकी ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, जम जाएगा और क्लॉट बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लॉट। एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन दी ब्लड वेसल्स, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और जो ये एथेरोस्क्लेरोसिस है ये फर्स्ट स्टेज होता है हार्ट अटैक का। किसका, हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक का फर्स्ट स्टेप होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो कहाँ पर जमा हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, और उससे हार्ट अटैक होने का बहुत खतरा होता है।
ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। ठीक है, क्या क्या ज़रूरत है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर है। मैंने आपको कल बताया है प्रिकर्सर क्या होता है, जिससे कुछ चीज़ें बन जाती हैं। प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन्स का। क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन्स का। जो हमारी बॉडी में स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उनका प्रिकर्सर क्या है, कोलेस्ट्रॉल। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा ही है टेस्टोस्टेरोन, या दूसरे हैं एस्ट्रोजन, ये सारे होते हैं स्टीरॉयडल हार्मोन्स। इन सब को बनाने के लिए कौन हमें चाहिए, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है बॉडी में, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ पर जम जाएगा, ब्लड वेसल्स में जम जाएगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा और सब्सिक्वेंटली फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। तो चलिए, ये था हमारा डिस्कशन किसके रिलेटेड, विटामिन B3 के रिलेटेड, नियासिन और निकोटिनिक एसिड जिसका केमिकल नेम है। और ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं विटामिन B5। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन B कॉम्प्लेक्स में है विटामिन B5। सर विटामिन B4 कहाँ गया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि B4 नाम का कोई भी विटामिन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ है B1 B2, उसके बाद B3, उसके बाद डायरेक्टली क्या है B5। B4 नाम का कोई भी विटामिन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं सीधे अब विटामिन B5 पर। क्या है विटामिन B5 का केमिकल नेम, पेंटोथेनिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखोगे कि विटामिन B5 का नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या है इसकी मतलब इंपॉर्टेंस बॉडी में, पहले वो देख लेते हैं। पेंटोथेनिक एसिड is needed by all animals to synthesize coenzyme A। किसके लिए ज़रूरत है ये, coenzyme A को सिंथेसाइज करने में। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो ये coenzyme A है ये हमारी बॉडी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिगार्ड टू रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन के रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब अगर हमें फूड से एनर्जी डिराइव करनी है तो उसको हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में जो ये कोएंजाइम ए है, ये बहुत सारे एंजाइम्स का क्या है, कोफैक्टर है। मैंने आपको कल बताया है कि एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो ऐसे ही फंक्शन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन्स। तो एक्टिवेट जो भी मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, किनको करेंगे, एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे टू परफॉर्म सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको हम बोलते हैं कोफैक्टर्स। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स बोलते हैं हम उनको। मतलब जब लेट अस सपोज पेंटोथेनिक एसिड एक कोफैक्टर है, जब ये किसी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा तब उस एंजाइम को हम बोलेंगे कोएंजाइम। क्या बोलेंगे उसको, कोएंजाइम। तो आई होप आपको कोएंजाइम और कोफैक्टर समझ में आ गया होगा। कोफैक्टर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, लेकिन जब वो एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा तब कोफैक्टर और एंजाइम को साथ में बोलेंगे कोएंजाइम। ये आपको याद रखना है। तो कहाँ है पेंटोथेनिक एसिड की इंपॉर्टेंस एनिमल्स में, टू सिंथेसाइज कोएंजाइम ए, एन इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन सेल्यूलर एनर्जी। सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन में जो भी हमें मतलब क्या इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस जिसकी हमें नीड पड़ती है, दैट इज कोएंजाइम ए। ये आपको याद रखना है। एंड डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और जो भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, अगर हमें उनको क्या करना है, डिग्रेड करना है, ब्रेक डाउन करना है बॉडी में, तो उसके लिए भी हमें पेंटोथेनिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वहाँ से निकलेगा ग्लूकोज। ये आप याद रखो, क्या निकलेगा वहाँ से, ग्लूकोज निकलेगा वहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर हमें हमारी बॉडी में मतलब प्रोटीन्स होंगे,
जब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वहाँ से निकलेंगे अमाइनो एसिड्स। मैंने कल आपको बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में ही। और उसके बाद अगर हमारे बॉडी में फैट्स होंगे, फैट्स को हम और किस नाम से बुलाते हैं, लिपिड्स, तो उनकी वजह से, उनकी ब्रेक डाउन की वजह से हमें मिलेंगे फैटी एसिड्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इनके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसकी नीड कहाँ पर है, क्या आपको याद रखना है, एक तो सिंथेसाइज ऑफ कोएंजाइम है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको याद रखना है कि ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो चलिए आगे हम अब देख लेते हैं कि पेंटोथीन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्रॉम एवरीवेयर। क्या है जिसका मतलब, फ्रॉम एवरीवेयर। फ्रॉम एवरीवेयर का मतलब ये है कि ये हर एक फूड में प्रेजेंट होता है, चाहे क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो, उसकी मतलब हमें टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन प्रेजेंट होता है ये विटामिन B5 हर एक फूड में। इसलिए ग्रीक वर्ड पेंटोथीन से लिया गया है, इसका नाम पेंटोथीनिक एसिड, जिसका मतलब है फ्रॉम एवरीवेयर। मतलब ये हर एक गुज़ा से आपको मिल जाएगा रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब हमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि किस फूड में ज़्यादा होगा, किस फूड में कम होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं सोर्सेज में कि किन किन फूड्स में ये अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। ज़्यादातर होता है एनिमल सोर्स्ड फूड्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में और एग्स में। सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन B5। तो ये आपको याद रखना है। पेंटोथीनिक एसिड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो है पेंटोथीन, जिसका मतलब है फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये इसके सोर्सेज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या हो जाएंगी अगर हमारी बॉडी में विटामिन B5 की क्या हो जाएगी, डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो पहला जो है दैट इज़ पैरेस्थीसिया। पैरेस्थीसिया को हम बोलते हैं एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्किन। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्किन। मतलब मुझे पता नहीं है इसको उर्दू या हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन कश्मीरी में इसको बोलते हैं वाई। कश्मीरी में हम मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं वाई। तो उर्दू और हिंदी में मुझे नहीं पता है इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्किन। दूसरा है फैटीग। क्या है, फैटीग। तीसरा है एपैथी। जो तीसरा डिसऑर्डर या डिफिशिएंसी डिजीज इससे हो जाएगा उसका नाम है एपैथी। एपैथी का मतलब है लैक ऑफ फीलिंग, इमोशन एंड इंटरेस्ट और कंसर्न अबाउट समथिंग। मतलब इमोशनलेस और फीलिंगलेस पर्सन अगर होगा कोई तो उसको भी विटामिन B5 की डिफिशिएंसी हो सकती है। तो ये था हमारा डिस्कशन किस पे, विटामिन B5 के। आपको याद रखना है कि पेंटोथीनिक एसिड इसका केमिकल नेम है, और डिफिशिएंसी डिसीज में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है पैरेस्थीसिया। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन विटामिन B5। तो चलिए आगे विटामिन B कॉम्प्लेक्स में अब देख लेते हैं विटामिन B6 का, कि विटामिन B6 क्या होता है। इसका केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। लेकिन पायरिडॉक्सिन केमिकली एक्टिव नहीं होता है। केमिकली एक्टिव कौन सी फॉर्म होती है इसकी, पायरिडॉक्सल फास्फेट। मतलब जो पायरिडॉक्सिन की 5th पोजीशन है वहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट होता है PO4 3-। ये ग्रुप जब इसकी 5th पोजीशन पे जुड़ जाएगा तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म है पायरिडॉक्सल फास्फेट। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 सर्व्स एज अ कोएंजाइम इन मोर देन 140 एंजाइम रिएक्शंस इन अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो क्या मैंने आपको अभी बताया कि विटामिन्स का अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब रोल है हमारी बॉडी में, दे एक्ट एज कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स। ठीक है, अभी बताया मैंने कि कोफैक्टर ऐसा एक बायोमॉलिक्यूल है, ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट्स एंजाइम्स, जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में क्या करता है, रिएक्शंस को परफॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा एंजाइम्स को हम बोलते हैं क्या, एक दूसरा नाम हमने एंजाइम्स को दिया है, एंजाइम्स को हम बोलते हैं, एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकैटालिस्ट्स। क्या इनको बोलते हैं हम, एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बायोकैटालिस्ट्स। इसको आप अपनी नोट्स में मेंशन करके रखना कि एंजाइम्स को हम बोलते हैं बायोकैटालिस्ट्स।
बायो कैटालिस्ट्स ऐसे कैटालिस्ट्स होते हैं जो लिविंग सेल्स में काम करते हैं, ठीक है। एक होता है ऐसा कैटालिस्ट जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, लैब में यूज़ करते हैं, उसको सिंपली बोलते हैं कैटालिस्ट। लेकिन एंजाइम को हम बोलते हैं बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट क्या होता है कि ये लिविंग सेल्स में काम करता है, ठीक है। ऐसा कैटालिस्ट जो लिविंग सेल्स में काम करता है। कैटालिस्ट क्या होता है, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को कैटालिस्ट्स, ठीक है। तो एंजाइम्स और बायो कैटालिस्ट्स, तो 140 से ज़्यादा एंजाइम्स का अगर कोई को फैक्टर है तो वो कौन है, पायरिडॉक्सिन और पायरिडॉक्सल फास्फेट, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये बहुत हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स। तो इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। प्लांट सिंथेसाइज विटामिन B6 टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम UVB रेडिएशन फाउंड इन सनलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा एग्जाम में पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको प्लांट सिंथेसाइज करते हैं टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम UVB रेडिएशन। आपको पता है कि UV रेडिएशन जो है उसके मेजर 3 रेंजेस है, एक है UVA, UVB और UVC। इन सब में अगर कोई सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, हानिकारक है, क्या है, डेंजरस है, तो दैट इज UVB। तो इस UVB से बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, विटामिन B6 को सिंथेसाइज करते हैं ताकि ये UVB रेडिएशन प्लांट्स को क्या नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। तो उसके लिए ये सिंथेसाइज करते हैं विटामिन B6। ये आपको याद रखना है कि UVB रेडिएशन से खुद को बचाने के लिए प्लांट्स कौन सा विटामिन सिंथेसाइज कर सकते हैं, विटामिन B6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा एग्जाम में पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है विच इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम अटैक ऑफ UVB रेडिएशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे, सोर्सेज इसके ज़्यादा है प्लांट प्रोडक्ट्स, वेजिटेरियन डाइट, ठीक है। वेजिटेरियन डाइट इसका मेन सोर्स है, किसका, विटामिन B6 का। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं लास्ट पे डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या क्या हो सकते हैं, किसकी वजह से, किसकी वजह से, विटामिन B6 की वजह से क्या क्या डिफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। तो फर्स्ट है सीबोरिक डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस मैंने आपको अभी बोला क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, लेकिन सीबोरिक डर्माटाइटिस है इची एंड इन्फ्लेमड स्किन, मतलब इची स्किन होती है इसमें, ठीक है, और इन्फ्लेमड भी होती है, तो इसको बोलते हैं सीबोरिक डर्माटाइटिस। तो सीबोरिक डर्माटाइटिस किसकी डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन B6 की डिफिशिएंसी से। तो दूसरा जो इसका मतलब डिसऑर्डर या डिफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं दैट इज सोमनोलेंस। क्या है, सोमनोलेंस। सोमनोलेंस हम बोल सकते हैं ड्राउजीनेस या स्लीपीनेस को, ठीक है। तो ये दो आपको इसमें डिफिशिएंसी डिजीजेज याद रखनी है कि कौन कौन सी डिफिशिएंसी डिजीजेज हो सकती है अगर विटामिन B6 आप अच्छे से बॉडी में इनटेक नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा विटामिन B1, उसके बाद हमने पढ़ा विटामिन B2, उसके बाद हमने पढ़ा विटामिन B3, क्या पढ़ा, उसके बाद हमने विटामिन B3, उसके बाद हमने पढ़ा B4। नहीं सर, विटामिन B4 नहीं होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो विटामिन B4 नाम का कोई विटामिन नहीं होता है, इसलिए इसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन B5 डायरेक्टली, और अब पढ़ लिया हमने विटामिन B6। तो कितने आ गए फिलहाल, 5 विटामिन हमने इसमें पढ़ लिए। मैंने कितना बताया था कि कितने विटामिन B कॉम्प्लेक्स में टोटल विटामिन कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स में टोटल विटामिन कितने होते हैं। तो ये सारे हमने फिलहाल अभी तक पढ़ लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 पर अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। क्या है इसका केमिकल नेम, बायोटिन। क्या है विटामिन B7 का केमिकल नेम, बायोटिन।
ऑल्सो नोन एज वाइटामिन एच, या इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटामिन एच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वाइटामिन एच क्या है। तो आपको याद रखना है कि वाइटामिन एच कोई डिफरेंट वाइटामिन नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ वाइटामिन बी ग्रुप, जो कि क्या है, बायोटिन और वाइटामिन B7। यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा कि इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं वाइटामिन एच भी, ठीक है। तो सोर्सेज है इसके चिकन लिवर, बीफ, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे इसके सोर्सेज है। किसके सोर्सेज है, वाइटामिन B7 के। एक्ट्स एज को एंजाइम फॉर वेरियस एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, जो कि मैं मतलब पिछले 2 लेक्चर से आपको यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर वाइटामिन्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल है वो है दे एक्ट एज को फैक्टर्स फॉर एंजाइम्स, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि एंजाइम्स हमारी बॉडी में हर टाइम अगर एक्टिव रहेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ें चाहिए जो कि उनको उस वक्त एक्टिवेट करे जब उनकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। आई होप आपको ये आसानी से एक्सप्लेन हो गया होगा आपकी को फैक्टर्स की नीड क्यों पड़ती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो याद रख लीजिए कि विटामिन B7 भी हमारा क्या करता है, एक्ट एज को एंजाइम और को फैक्टर। मैंने आपको को एंजाइम और को फैक्टर में अभी डिफरेंस बताई। तो डिफिशिएंसी डिजीज क्या हो सकती है, हेयर थिनिंग और ब्रिटल फिंगर नेल्स। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसमें आपको ज़्यादातर याद रखना है एक तो इसका केमिकल नेम और ये जो इसका दूसरा नाम है क्या, वाइटामिन एच, ये आपको याद रखना है बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछ सकता है एग्जामिनर। तो चलिए अब आगे, इससे आगे हम देख लेते हैं वाइटामिन B9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम अच्छे से अब डिस्कस करेंगे कि विटामिन B9 है क्या। तो पहले इसके अदर नेम्स देख लेते हैं, क्या क्या नेम है इसका, मतलब दूसरा क्या नाम है इसका। फोलेट, फोलेसिन, फोलिक एसिड, ऑल आर अदर नेम्स ऑफ विटामिन B9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, फोलेट, फोलेसिन एंड फोलिक एसिड, ये सारे किसके नाम हैं, विटामिन B9 के। विटामिन B9 को ही हम फोलिक एसिड बोलते हैं या फोलेट बोलते हैं या फोलेसिन बोलते हैं, ठीक है। इसका एक केमिकल नेम भी है, अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका एक केमिकल नेम है टेरोग्लूटामिक एसिड, PTERO, ग्लूटामिक एसिड। टेरोग्लूटामिक एसिड किसका केमिकल नेम है, विटामिन B9 का, ठीक है। ये अदर नेम है इसके, क्या, फोलेट, फोलेसिन और फोलिक एसिड, लेकिन इसका केमिकल नेम है टेरोग्लूटामिक एसिड, ये आप याद रखोगे, ठीक है। अपने नोट्स में इसको मेंशन करना कि विटामिन B9 का केमिकल नेम है टेरोग्लूटामिक एसिड, लेकिन जो चीज़ आपको ज़्यादातर याद रखनी है दैट इज़ फोलिक एसिड और फोलेट और फोलेसिन, ये किसका नाम है, दूसरा नाम विटामिन B9 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आई होप आपने याद रख लिया होगा। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर DNA एंड RNA सिंथेसिस, किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, DNA एंड RNA सिंथेसिस, ठीक है। तो DNA जो हमारी बॉडी में है, ये आप याद रखोगे यहाँ पर कि जो हमारी बॉडी में क्या है, DNA है, ये बनता है एक प्रोसेस से। DNA जिस प्रोसेस से बनता है हमारी बॉडी में उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन सीधी एक अंग्रेजी टर्म है जिसका मतलब क्या है, रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना, ठीक है। तो ऑलरेडी जो हमारी सेल्स में DNA प्रेजेंट होता है उसी से हमारा नया DNA भी बनता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इसलिए बोलते हैं हम रेप्लिकेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ DNA इन एनिमल और प्लांट और एनी लिविंग सेल्स इज नोन एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन DNA से ही DNA बनता है, ठीक है। जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में DNA होता है उससे ही दूसरा DNA मॉलिक्यूल बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ये आप याद रखोगे। क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो इस रेप्लिकेशन में हमारी मदद करता है, कौन है, दैट इज विटामिन B9। इसके बाद RNA सिंथेसिस। RNA सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन, ये आप याद रखोगे, ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस ऑफ RNA उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। कहाँ से बनता है, DNA से ही बनता है RNA।
डीएनए से आरएनए बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये आप याद रखोगे। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में जो विटामिन हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, उसको हम क्या मतलब कौन सा विटामिन है वो, विटामिन B9, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेल्प्स इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं किसके लिए, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए, ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद आपको याद रखना है आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मैच्यूरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर्टिकुलरली आरबीसीज। तो क्या आप याद रखोगे कि आरबीसीज जो हमारी बॉडी में है उनकी मैच्यूरेशन के लिए भी कौन ज़रूरी है, विटामिन B9 और फोलिक एसिड, ठीक है। किसके लिए ज़रूरी है, रेड ब्लड सेल्स के लिए, जिनको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। उनकी मैच्यूरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, कौन, विटामिन B9। तो अगर आप देख लोगे कि डिफिशिएंसी डिजीज़ अगर हम देख लेंगे आप, तो उसी में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मतलब रेड ब्लड सेल्स की मैच्यूरेशन अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी में। सो पहला जो डिसऑर्डर हो सकता है अगर आप विटामिन B9 एडुकेट क्वांटिटीज़ में नहीं लोगे, तो उसको हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं उसको, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसको हम एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। क्या बोलते हैं इसको, मैक्रोसिटिक एनीमिया। एनीमिया, इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग आरबीसी प्रोडक्शन। देखिए मैं आपको बताऊंगा, आरबीसी जो हमारी बॉडी में होती हैं, आरबीसीज, अगर इनसे नई सेल्स बननी होंगी, क्या होंगी, नई सेल्स जो इनकी बननी होगी इनसे। आपको पता है हमारी बॉडी में डिविजन्स कंटिन्यूसली होता है, माइटोसिस मियोसिस। तो यहाँ पर अगर माइटोसिस हो जाएगा, आरबीसी से दूसरी सेल्स बननी होगी, तो अगर डीएनए सिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाएगी तो आरबीसीज डिवाइड नहीं कर पाएगी। डिवीजन उसको तभी बोलेंगे, एक सेल के डिवीजन को डिवीजन तभी बोलेंगे जब उसका डीएनए क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट। अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, अगर डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा, तो नई सेल नहीं बन पाएगी। अगर नई सेल नहीं बन पाएगी तो जो ये आरबीसीज पहले इतनी थी ये बहुत बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी। तो इसी को हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के आरबीसीज का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब डिवीजन नहीं होगा तो सेल ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी हो जाएगी, उसी को बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्ट्स। क्या बोलते हैं, मेगैलोब्लास्ट्स, क्योंकि इनमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन B9 जो है ये किस में हमें हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस में। तो अगर डीएनए सिंथेसिस नहीं हो जाएगी तो सेल बहुत बड़ी रह जाएगी, डिवीजन नहीं हो पाएगा, आरबीसीज नहीं बन पाएंगे। तो खून की कमी जब हो जाएगी तो उसी को हम बोलते हैं एनीमिया। लेकिन ये वाला एनीमिया जो है इसको हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इट ओकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का क्या मतलब है। इसके बाद जो दूसरा डिसऑर्डर है दैट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यू बॉर्न बेबीज। देखिए न्यू बॉर्न बेबीज में विटामिन B9 या फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। क्या होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। जो कि रीढ़ की हड्डी होती है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन सफर फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसीज, जिनमें एक प्रोमिनेंट डेफिशिएंसी है फोलिक एसिड की। कौन सी डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से सफ़र करेगी तो उसका जो न्यू बॉर्न बेबी होगा ही और शी इज़ मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो इसलिए याद रखो कि प्रेग्नेंट वुमेन को मतलब सप्लीमेंट में दिया जाता है फोलिक एसिड, आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, ठीक है, टू प्रिवेंट न्यू बॉर्न बेबीज फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये आपको मतलब रट के होना चाहिए कि कौन कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, विटामिन B9 की वजह से। तो अब आखिरी जो इसमें है विटामिन B12। विटामिन B12 8th है इसका, ठीक है, 8th विटामिन जो इसमें है विटामिन B कॉम्प्लेक्स में, दैट इज कौन सा है वो, विटामिन B12।
तो आप देख लेते हैं विटामिन B12 की क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। पहले अगर आप इसका केमिकल नेम देखोगे, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसका केमिकल नेम है? विटामिन B12 का। साइनोकोबालामिन जो है ये एक्चुअली लिया गया है कोबाल्ट मेटल से, क्योंकि इस विटामिन में कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे कि ऐसा सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ एक विटामिन पढ़ा जिसमें क्या होता है? सेंट्रल कोबाल्ट एटम। क्या होता है? कोबाल्ट एटम एट इट्स सेंटर। इस मॉलिक्यूल के सेंटर में होता है क्या? कोबाल्ट एटम। अभी तक मैंने किसी भी विटामिन में आपको ये नहीं बताया कि इसमें मेटल होता है, लेकिन ये पहला ऐसा विटामिन है जिसमें क्या होता है? कोबाल्ट मेटल। ये आप याद रखोगे, इसलिए इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन वेजिटेरियन विटामिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो विटामिन B12 है, क्या है? विटामिन B12, इसको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन विटामिन। नॉन वेजिटेरियन विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है एनिमल सोर्स्ड फूड्स में। मतलब ये सिर्फ ज़्यादातर एक्सक्लूसिवली, मतलब मेजॉरिटी में पाया जाता है एनिमल सोर्स्ड फूड्स में, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन विटामिन। किस किस में प्रेजेंट होता है? फिश में प्रेजेंट होता है, एग्स में प्रेजेंट होता है, मीट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे कि विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज नॉन वेजिटेरियन विटामिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आई होप आपने ये याद रख लिया होगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट को फैक्टर इन DNA सिंथेसिस एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये वाला जो विटामिन B है, इसका रोल है DNA सिंथेसिस में। ये इसमें एक्ट करता है को फैक्टर, मतलब जो एंजाइम्स DNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि DNA पॉलीमरेज हैं, आगे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो उनका को फैक्टर जो है वो होता है कौन सा? विटामिन B12। तो DNA सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब अमीनो एसिड से प्रोटीन जब बनने वाले होते हैं तो उस मेटाबॉलिज्म में भी ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जब इसका रोल किस में आ गया? DNA सिंथेसिस में, तो जो एक तरह की डिफिशिएंसी डिजीज होगी वो होगी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इससे भी हो जाएगा। तो अगर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स या विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स can cause megaloblastic anemia if they are taken in inadequate quantity, या किस विटामिन की डिफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो आपको दो विटामिन इसमें याद रखने हैं, एक है विटामिन B9 और दूसरा है विटामिन B12। हो सकता है एग्जामिनर ने दोनों दिए होंगे, B9 भी B12 भी, तब ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक ही दिया है, बाकी तीन ऑप्शंस डिफरेंट हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन B9 और विटामिन B12 आपको याद रखना है कि ये दोनों जो विटामिन्स हैं इनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, क्योंकि इनका रोल, दोनों का रोल किस में है? DNA सिंथेसिस में। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आगे हम देख लेते हैं कि अब दूसरा जो डिफिशिएंसी डिजीज विटामिन B12 की वजह से हो सकता है, दैट इज परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया इसका दूसरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना ही रखना है। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी डिफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन B12। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर अगर हमारी बॉडी में नहीं बनेगा तो उसकी वजह से परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है। देखिए क्या होता है इंट्रिंसिक, ये मैंने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो यह है स्टमक और यह है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो भी फूड आप खाते हो, क्या है? जो भी फूड आप खाते हो वो हमारी बॉडी में ज़्यादातर एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब जब आप फूड खाओगे उसमें से निकलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब निकलेंगे उसमें से, विटामिन्स भी निकलेंगे।
तो फिर इन वाइटामिन्स को, इन न्यूट्रिएंट्स को सारों को हमें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है ब्लड में। जब तक ये चीज़ें ब्लड में नहीं जाएंगी तब तक ये हमारी सारी बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है ब्लड में। कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन क्या होता है अगर कभी कभार मतलब ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब करने के लिए भी हर एक मॉलिक्यूल को अपनी अपनी गाड़ी होती है, जिनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। मतलब हर एक मॉलिक्यूल के लिए, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के लिए अलग गाड़ी होगी, प्रोटीन के लिए अलग गाड़ी होगी, विटामिन्स के लिए अलग गाड़ी होगी, इसी तरह दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग गाड़ी होगी। तो जो हमारा क्या है, जो हमारा मतलब विटामिन B12 है, इसके लिए जो गाड़ी है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर इसके लिए है, अगर वो हमारी बॉडी में नहीं बन पाएगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो अपनी फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब फंक्शन नहीं कर पाएगा तो उसी की वजह से क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। तो यही होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। जब इंट्रिंसिक फैक्टर जो जिसको मतलब विटामिन B12 को जिसने एब्जॉर्ब करना था, जब वही नहीं बनेगा तो ये ब्लड में नहीं पहुंच जाएगा। जब ब्लड में नहीं पहुंच जाएगा तो अपनी फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब अपनी फंक्शन नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे, अब आगे हम यहाँ पर मैंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि विटामिन B6, B9 एंड B12 आर कलेक्टिवली नोन एज ब्रेन विटामिन्स। इन सारों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ब्रेन विटामिन। ब्रेन विटामिन इनका एक कलेक्टिव नेम है, किनका, B6, B9, B12 को हम कलेक्टिवली बोलते हैं ब्रेन विटामिन। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये था हमारा विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो कि हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कंप्लीट विटामिन B कॉम्प्लेक्स या विटामिन B ग्रुप हमने कंप्लीट कर दिया। इसके 8 विटामिन हमने पढ़े, 8 विटामिन इसमें आते हैं जो कि हमने पढ़े। कौन कौन है उसमें, ज़रा मैं आपको बताता चलूँ, फिर से रिपीट करता चलूँ। एक है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो कि हमने पढ़ लिया है। यहां पर मैं फिर से बताता चलूं कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा विटामिन आता है। एक है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, उसके बाद B9 और B12। ये हमारे कंप्लीट 8 विटामिन हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स में। आपको सबका याद रखना है कि कौन कौन है, किसका केमिकल नेम क्या है और किसका रोल क्या है, कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। जहाँ पर मैंने ज़्यादा स्ट्रेस दिया वहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर लिया। इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं विटामिन C जो कि हमारा वैसे तो तीसरी कैटेगरी है, और ऐसे हमने एक तो 8 पढ़े विटामिन B के और विटामिन A पढ़ा, 9 विटामिन हमने अभी तक पढ़े। तो चलिए अब हम विटामिन C पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो क्या है विटामिन C का केमिकल नेम, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इट इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन एंड ऑरेंजेस। सोर्स क्या है इसका विटामिन C का, फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन एंड ऑरेंज। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि विटामिन C इज फाउंड इन, नीचे बहुत सारे सोर्सेज दिए होंगे, उनमें एक सोर्सेज दिया होता है सीधा सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में कौन कौन सा आता है, लेमन एंड ऑरेंजेस। तो लेमन एंड ऑरेंजेस आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन C, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रिवेंट्स आवर बॉडी सेल्स फ्रॉम अटैक ऑफ फ्री रेडिकल्स। मतलब जो विटामिन सी है ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? जो कि ऑक्सीडेशन के खिलाफ काम करता है, जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी में। क्या करता है? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ऐसा पहला विटामिन मैंने आपको बताया है अभी तक जो कि क्या करता है हमारी बॉडी में, जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। ये हमारी बॉडी को बचाता है फ्रॉम अटैक ऑफ फ्री रेडिकल्स। किन से बचाता है? फ्री रेडिकल से, जो कि हमारी सेल के डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, उनसे हमारी सेल को ये बचा सकता है। कौन? विटामिन सी। सो विटामिन सी हैज़ गॉट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। सीधा एग्जाम में पूछ लेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स हैज़ गॉट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो आपको याद रखना है कि सिंपल आपको याद रखना है विटामिन सी। विटामिन सी की क्या है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आप याद रखोगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। विटामिन सी हैज़ ऑल्सो बीन थेराप्यूटिकली यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर कॉमन कोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विटामिन सी को मेडिसिनली या फार्मास्यूटिकली या थेराप्यूटिकली यूज किया गया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इससे ट्रीट होता है। ठीक है, जुकाम वगैरह जो है वो इसकी वजह से ट्रीट हो सकता है। किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से। पिछली बार जो JKSSB का एग्जाम हुआ था, JKSSB सुपरवाइजर का, उसमें सीधा एक मतलब सीधा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। तो आपको याद रखना है कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्स में आएगा भी। ठीक है, विटामिन सी बीइंग वाटर सॉल्युबल इज एक्सक्रीटेड वाया यूरिन। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे विटामिन्स की ब्रॉड दो कैटेगरीज है, एक है फैट सॉल्युबल और दूसरा क्या है? वाटर सॉल्युबल। मैंने आपको बताया है कि जो भी विटामिन वाटर सॉल्युबल होगा वो एक्सक्रीट होगा किसके साथ? यूरिन के साथ। एक्सक्रीट होगा यूरिन के साथ। ठीक है, तो मैंने फिर एग्जाम्पल भी आपको बताई थी कि विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी ये किस में आते हैं? ये आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में। तो विटामिन सी के रिलेटेड यहाँ पर भी मैंने वही बात लिखी है सेम टू सेम कि विटामिन सी बीइंग वाटर सॉल्युबल इज एक्सक्रीटेड वाया यूरिन। ये यूरिन के जरिए से क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये पॉइंट भी याद रख लिया होगा। अब चलिए डेफिशिएंसी डिजीज जो इसकी कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं किसकी वजह से? मतलब विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, उसको हम बोलते हैं स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स। क्या बोलते हैं उसको? ब्लीडिंग गम्स और स्कर्वी। मतलब जो दांतों में खून आता है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं स्कर्वी, वैसी कंडीशन को। तो स्कर्वी किसकी वजह से होती है? स्कर्वी होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग गम्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीडिंग गम्स। एक और नेम मैंने यहाँ पर लिख लिया है इसका, सेलर्स डिजीज। मतलब स्कर्वी को हम या ब्लीडिंग गम्स को हम किस नाम से पुकारते हैं? और सेलर्स डिजीज से। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं इसको सेलर्स डिजीज? ये आप इसका बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ। तो सेलर्स डिजीज इसको इसलिए कहते हैं कि जब पुराने ज़माने में लोग ट्रैवल करते थे, क्या करते थे? ट्रैवल शिप्स के ज़रिए से, तो उनको मतलब महीने भी लग जाते थे। इट वुड टेक देम मंथ्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उस दौरान क्या होता था? उस दौरान उनको ऐसे फूड्स नहीं मिलते थे जिनमें क्या होता? विटामिन सी होता। ठीक है, तो वैसे जो मतलब सेलर्स होते थे, जो मतलब उनमें मतलब जाते थे, शिप्स में ट्रेवल करते थे, तो दे सफर्ड फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो उनको क्या होता था? स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स। इसलिए इस डिजीज को दूसरा नाम दिया गया है सेलर्स डिजीज। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार पूछ लेगा कि इनमें से किस डिजीज को हम बोलते हैं सेलर्स डिजीज, या सीधा पूछ लेगा सेलर्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो आपको याद रखना है क्या है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स, और जिसको हम एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं दैट इज सेलर्स डिजीज। ठीक है,
तो चलिए इसके बाद 1933 ईयर था जब विटामिन सी ऐसा पहला विटामिन बन गया जिसको केमिकली सिंथेसाइज किया गया। मतलब कहाँ पर सिंथेसाइज किया गया? लेबोरेटरी में। ये ऐसा पहला विटामिन था जिसको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया। किस ईयर में? 1933 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन था जिसको पहली बार लैब में सिंथेसाइज किया गया, जिसको मतलब पहली बार केमिकली सिंथेसाइज किया गया लैब में। तो कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, तो चलिए आखिर में आप देख लेते हैं लिम्सी। ये सबको पता ही होगा लिम्सी क्या है? च्यूएबल विटामिन सी टैबलेट। एक विटामिन सी का च्यूएबल टैबलेट है, दैट इज अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, आप इसको खा सकते हो अगर आपको लगता है कि आप विटामिन सी की डिफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हो। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? लिम्सी। तो लिम्सी इज अ च्यूएबल विटामिन सी टैबलेट दैट इज अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर दिया और उसके बाद हमने देख लिया कि विटामिन सी क्या होता है, मतलब क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, क्या डिफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है इसकी डिफिशिएंसी से, और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कर लेते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।